दोस्तों आज हम मिलकर जानेंगे कहानी एक ऐसी पावरफुल महिला शख्सियत की जो ना तो नेता बनना चाहती थी और न अभिनेता, लेकिन किस्मत ने उसे सुपरस्टार भी बनाया और राजनीति को हिला देने वाली दिग्गज नेता भी। दोस्तों इस वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी और की नहीं बल्कि 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय सुश्री जयललिता जी की बात कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जयललिता जयरामन की जिंदगी की असली कहानी भी बॉलीवुड की किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। फिल्म भी ऐसी जिसकी नायिका और निर्देशक दोनों वो खुद ही थी, बस इसका अंत वो खुद नहीं लिख पाई। इसी तर्ज पर कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी भी आ रही है, लेकिन दोस्तों फिल्मों में अक्सर पूरी सच्चाई नहीं दिखाई जाती। इसीलिए हम आपको आज बताएंगे जयललिता के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों जयललिता न नेता बनना चाहती थी और न ही अभिनेता। वो तो एक धाकड़ वकील बनना चाहती थी, और वकील भी अदालत के चक्कर काटने वाली नहीं बल्कि जिरह करने वाली। लेकिन किस्मत आपको कहां से कहां ले जाए ये अंदाजा किसे होता है। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर में हुआ था और उनका असली नाम कोमलवल्ली था। घर में उन्हें अम्मू कहकर पुकारा जाता। वो पढ़ने में बेहद तेज थी और अपने स्कूल की टॉपर भी हुआ करती थी। स्कूली पढ़ाई के बाद वो वकालत करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें वकील नहीं एक्टर बनाना चाहती थी। दरअसल जयललिता की माँ वेदवल्ली तमिल फिल्मों में अदाकारी करती थी। एक इंटरव्यू में जयललिता ने खुद बताया था कि वो न सिर्फ फिल्मों से दूर रहना चाहती थी बल्कि वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी माँ भी फिल्मों में काम करे। लेकिन महज 2 साल की उम्र में उनके पिता के देहांत के बाद अम्मू की माँ ने उन्हें बेंगलोर में दादा दादी के पास छोड़ दिया और वो खुद संध्या के नाम से तमिल फिल्मों में एक्टिंग करने लगी। ये दौर जयललिता के शुरुआती जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। वो 10 साल की उम्र तक अपनी माँ से दूर रही। इसके बारे में वो बताती थी कि जब उनकी माँ बेंगलोर आती तो वो अपनी माँ की साड़ी को अपने कपड़ों से बांध लेती ताकि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। मगर सुबह होने पर माँ जा चुकी होती थी और अम्मू फिर अकेले वक्त गुजारने पर मजबूर हो जाती। फिर 13 साल की उम्र में एक दिन जब जयललिता अपनी माँ के पास एक फिल्म सेट पर आई, उस दिन उस फिल्म में पार्वती का रोल निभाने वाली बच्ची नहीं आई थी, तो निर्देशक के कहने पर उनकी माँ ने अम्मू से वह रोल करने के लिए कहा। जयललिता पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर ये सुनकर मान गई कि एक ही दिन की तो बात है। उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था कि उस एक दिन ने उनकी आने वाली जिंदगी का फैसला कर दिया था। एक इंटरव्यू में जयललिता ने यह भी बताया था कि वे सिर्फ 4 साल तक ही बेफिक्री की जिंदगी जी पाई। उसके बाद की जिंदगी उनकी मानो जंजीरों में बंधी हुई सी थी। सुबह क्लासिकल गाने का रियाज, शाम 4 बजे तक स्कूल और उसके बाद भी खेलकूद नहीं बल्कि घर लौटते ही 2 डांस टीचर्स उनका इंतजार कर रहे होते थे। दोस्तों जयललिता को न तो गाना पसंद था और न ही नाचना, फिर भी वह सब करती क्योंकि उन पर माँ का दबाव था और वो भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कहते हैं जयललिता ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों की बातें सुनी, एक अपनी माँ की और दूसरे अपने गुरु एम.जी. रामचंद्रन की। जयललिता जब 15 साल की थी तब उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म में काम करने का मौका मिला। उन्होंने उसे ना भी कह दिया, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही था। माँ की कमाई कम हो चुकी थी और घर की जरूरतें बढ़ गई थी, इसीलिए माँ के कहने पर अम्मू ने हाँ तो कह दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो फिल्म में एक्टिंग तो करेगी लेकिन सिर्फ छुट्टियों के वक्त। एक्टिंग के लिए वो पढ़ाई से समझौता नहीं करेगी, इसीलिए वे सिर्फ शनिवार और रविवार को ही शूटिंग के लिए जाती। लेकिन जब घर के खर्चे और बढ़ गए तो जयललिता को फिल्में ज्यादा और पढ़ाई कम करनी पड़ी। जयललिता की पहली फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा है जो आपको बताते हैं। जब जयललिता ने पहली बार फिल्म में लीड रोल किया तो उन्हें वह फिल्म देखने को ही नहीं मिली थी। लीड रोल वाली उनकी पहली तमिल फिल्म वेनीरी अदाई को ए सर्टिफिकेट मिला था और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की ही थी। फिल्म में जयललिता साड़ी पहनकर झरने में डांस कर रही थी, इसीलिए उसे ए सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन फिल्म सुपरहिट हुई और जयललिता तमिल फिल्मों की स्टार बन गई। दोस्तों तमिल फिल्मों में स्कर्ट पहनने का चलन भी जयललिता ने ही शुरू किया और स्लीवलेस कपड़े भी वहाँ पहली बार जयललिता ने ही पहने। दोस्तों आपको हैरानी होगी जानकर कि जिस इंडस्ट्री में हीरोइन का लंबे समय तक सरवाइव करना मुश्किल है, उस इंडस्ट्री में जयललिता ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और साउथ इंडियन फिल्मों की ग्लैमर डॉल बन गई। साथ ही जिन 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया उनमें से अधिकतर एम.जी. रामचंद्रन के साथ ही थी। जयललिता और एम.जी.आर. की जोड़ी तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी, और ये इसके बावजूद कि दोनों की उम्र में 31 साल का फर्क था। लेकिन दोस्तों जयललिता के करीबियों की माने
तो एमजीआर जयललिता के लिए सब कुछ थे। उस जमाने में जयललिता और एमजीआर को लेकर अखबारों में कई तरह की मसालेदार खबरें छपा करती थी। एक इंटरव्यू में जयललिता ने कहा था कि उन दोनों के बीच एक गुरु और शिष्य वाला रिश्ता है। लेकिन जयललिता की जीवनी में एक किस्सा है जो इस बारे में बहुत कुछ कह जाता है। ये किस्सा राजस्थान का है। यहाँ रेगिस्तान में उन दोनों की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के एक गाने में जयललिता को नंगे पांव डांस करना था। उस गर्म रेत पर जयललिता के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर एमजीआर ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया था। एमजीआर सुपरस्टार थे, पब्लिक उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, पर जयललिता भी कम नहीं थी। एमजीआर ने जयललिता के सामने शर्त रखी कि वे किसी भी दूसरे हीरो के साथ काम ना करें। लेकिन जब एमजीआर ने दूसरी हीरोइनों के साथ काम करना शुरू किया तो जयललिता ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच अनबन तो हुई, लेकिन फिर मामला सुलझ गया। एमजीआर ने जब जयललिता को अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने ऐसा करने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह राजनीति से दूर रहना चाहती थी, लेकिन एक दिन एमजीआर की एक बात ने उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। साल 1982 में एमजीआर ने जयललिता से कहा कि वे बीमार हैं और सिर्फ जयललिता पर ही 100% भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें जया की जरूरत है। अपनी माँ की ही तरह जयललिता एमजीआर को भी मना नहीं कर पाई और उनकी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेड़ कड़कम में शामिल हो गई। जिसके बाद साल 1984 में वह राज्यसभा की सांसद तो बन गई, लेकिन 3 साल बाद सियासत फिर बदली। एमजीआर का निधन हो गया और जयललिता एक बार फिर अकेली पड़ गई। उस वक्त एमजीआर के पैर छूने के लिए भी जयललिता को धक्का मुक्की सहनी पड़ी थी और उन्हें एमजीआर के घर में घुसने तक नहीं दिया गया। जिस राजाजी हॉल में एमजीआर का शव रखा गया था, उसी जगह जयललिता एमजीआर के सिर रहने 2 दिनों तक खड़ी रही। और तो और जयललिता को एमजीआर के आखिरी सफर में भी शामिल होने नहीं दिया गया और उन्हें उनकी शव गाड़ी से नीचे उतार दिया गया था। इन सब के बावजूद लेकिन जयललिता ने हार नहीं मानी और वो किसी न किसी तरह से एमजीआर की इस ऐतिहासिक शव यात्रा का हिस्सा बनी। वहीं एमजीआर की पत्नी जानकी ने जयललिता को पार्टी में हाशिए पर पहुंचा दिया था, लेकिन जयललिता ने अपनी बारी का इंतजार किया। जब जानकी के नेतृत्व में पार्टी बुरी तरह हार गई तो वह खुद चलकर जयललिता के पास आ गई। जिसके बाद सन 1989 में जयललिता कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और तमिलनाडु असेंबली में विपक्ष की नेता बन गई। चंद्रशेखर की सरकार ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त किया तो इस बार जयललिता कांग्रेस के साथ सरकार बनाने में सफल रही और सन 1991 में वे देश के किसी भी प्रदेश की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन गई। दोस्तों, जयललिता की एक खास बात थी, वो लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी और मर्दों पर तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मर्दों को लेकर उनके मन में एक अजीब सी शंका रहती है। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई बार रिश्तों को टूटते देखा है। अपने पिता को लेकर भी उनकी यादें कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। एमजीआर के जाने के बाद जयललिता की जिंदगी में शशिकला का प्रवेश हुआ। 1991 के चुनाव में शशिकला को फंड मैनेजर का रोल दिया गया, लेकिन 1996 आते आते शशिकला की वजह से उन्हें खासी बदनामी भी मिली। साल 1996 में जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तब उनके पास से साड़ियां, गहने, जूतियां और घड़ियों का खजाना मिला। उनके पास से लगभग 30 किलो हीरे और सोने के गहने, 10,000 महंगी साड़ियां, 750 जोड़ी जूतियां, 91 डिजाइनर घड़ियां और 19 महंगी गाड़ियां बरामद की गई। और ये सब कहां से आया, इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं मिला। वहीं शशिकला के भतीजे सुधाकरन को जयललिता ने अपना बेटा मान लिया था और 1995 में जयललिता ने उसकी शादी पूरे शाही अंदाज में की। इस शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये शादी इतनी आलीशान थी कि इंडिया टुडे मैगजीन ने इसे मदर ऑफ ऑल वेडिंग्स बताया था और इसके लिए भी जयललिता पर खूब उंगलियां उठी। इसके अलावा साल 1999 में जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जयललिता पर मुख्यमंत्री रहते हुए 700 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया। बताया गया कि ये घोटाला तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए विदेशी कोयला खरीदने में किया गया था। इसके अलावा सन 2000 में कोडाईकनाल के प्लेसेंट स्टे नाम के एक होटल के निर्माण को नियमों के खिलाफ जाकर इजाजत देने का आरोप भी जयललिता पर लगा। ये 7 मंजिला होटल कोडाईकनाल के ब्लू वेले इलाके में बना था। हालांकि इस मामले में दिसंबर 2001 में मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता को राहत दे दी थी। जयललिता पर पहले कार्यकाल में जमीन के घोटाले और आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे आरोप लगे, तो वहीं दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2001 में जयललिता को अवैध तरीके से सरकारी जमीन हथियाने के कारण 5 साल जेल की सजा भी सुनाई गई और वो जेल भी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मामला है
और 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लिहाजा जयललिता के खिलाफ क्वो वारंट जारी किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। जयललिता ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और उनकी पार्टी ने ओ पनीरसेल्वम को नया सीएम बनाया। पर जयललिता पर आरोप लगे कि वह मुख्यमंत्री को अपने इशारों पर चलाती हैं। इसी बीच 2003 में जयललिता को कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और जयललिता दोबारा से मध्यावधि चुनाव जीतकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। फिर साल 2011 में कोर्ट ने उन्हें पहले कार्यकाल से चले आ रहे बाकी सभी आरोपों से भी बरी कर दिया। जब एक बार उन्हें भनक लगी कि शशिकला उनके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रही है तो जयललिता ने शशिकला को अपने घर, जिंदगी और पार्टी से निकाल बाहर कर दिया। लेकिन 4 महीने बाद शशिकला ने जयललिता से माफी मांगी और वापस उनकी जिंदगी में प्रवेश पा लिया। दोस्तों, जयललिता के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भी वो कोई कसम खाती थी या फिर वादा करती थी तो उसे पूरा जरूर करती थी। तमिलनाडु की विधानसभा में डीएमके का जयललिता के साथ बदसलूकी का भी एक मशहूर वाकया था। उसके एक नेता ने उनकी साड़ी का पल्लू खींच लिया और उसे फाड़ दिया था। इसके बारे में जयललिता ने खुद बताया था कि उन्हें उस दिन गंदी गंदी गालियां भी दी गई, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वे विधानसभा में तभी कदम रखेंगी जब विधानसभा महिलाओं के लिए महफूज होगी। और ऐसा हुआ भी। जयललिता फिर चुनाव जीती और उन्होंने इसका ऐसा बदला लिया जो डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पार्टी कभी नहीं भूल सकती। उनकी सरकार ने करुणानिधि को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया और ऐसा भी कहा जाता है कि अपना बदला पूरा होने के बाद जयललिता ने एक मंदिर को हाथी दान में दिया था। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की ही तरह जयललिता की भी एक कमजोरी थी और वो थी उनका ज्योतिष विद्या पर अगाध विश्वास। यहाँ तक कि वो सरकारें गिराने और बनाने का फैसला भी ज्योतिषियों से पूछे बिना नहीं करती थी। जब सन 1999 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई, तब ज्योतिषियों ने समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लिखने का वक्त सुबह 9 से 10 के बीच मुकर्रर किया था और जयललिता ने ठीक वैसा ही किया। जब 2016 में चुनाव हो रहे थे तो ज्योतिषियों ने कहा कि 28 अप्रैल 2016 के दिन दोपहर 12:50 से 1:20 के बीच शुभ मुहूर्त है। इसी दौरान पार्टी के सभी उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन फाइल करें और इसके चलते उस दिन एआईडीएमके के 233 उम्मीदवारों का नामांकन मात्र 20 मिनट में भरा गया और जयललिता ये चुनाव जीत भी गई थी। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसी बहुत कम ही महिलाएं हुई हैं जिन्होंने राजनीति में स्वर्गीय जयललिता जैसा मुकाम हासिल किया हो। खैर, जयललिता की जिंदगी के ये सभी पहलू जानकर अब आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इनके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हमसे मिस हो गया हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर हम सबके साथ साझा जरूर करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।